जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री कह रहा है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेश जालकों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 नंबर में क्या कर रहा है, आप लोग सभी का आंसर आप लोग सुनते चलिएगा। ओके, याद हो जाएगा इस वीडियो में ही। 4 नंबर में कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश से कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या होती है। तो रिक्तियों की संख्या 8 होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। हिमांक अवनमन का मान अधिकतम होगा, किसका अधिकतम होगा, तो K2SO4 का होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा निम्नलिखित में कौन बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। बताइएगा, बिलियन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण कौन होगा, तो ये होगा आपको क्वथनांक का उन्नयन होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि अगर 18 ग्राम ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO H12O6 होता है, किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित बिलियन की मोललता क्या होगी। बताइएगा, अगर 18 ग्राम ग्लूकोज में किसी विलायक का 1000 ग्राम में उपस्थित बिलियन की मोललता क्या होगी, तब बिलियन की मोललता होगी 0.1 होगी। कह रहा है कि एक फराइडे बराबर होता है, तो एक फराइडे बराबर होता है 96,500 कूलम्ब के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा क्या कर रहा है। 9 में कह रहा है जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 के द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे। बताइएगा, जलीय घोल में एक अणु K4FeCN6 द्वारा कितने आयन प्राप्त होंगे, तो कितने आयन प्राप्त होंगे, तो 2 आयन। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कि अगला नंबर 0.1 नॉर्मलटा 0.1 N CH3COOH घोल का तुल्यांकी चालकत्व 25 डिग्री सेल्सियस पर 80 एवं अनंत तनुकता पर 400 ओम प्रति वर्ग सेंटीमीटर इक्विवेलेंट इनवर्स है। तो CH3COOH का विखंडन अंश क्या होगा। इसका विखंडन अंश का जो मान होगा 0.1 ही होगा। कितना होगा, 0.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में कह रहा है कि कॉपर जिंक और Ag और Fe के मानक अवकरण विभवों का मान क्या होगा। बताइएगा, CuZnAg और Fe के मानक अवकरण विभव का क्रम क्या होगा। इसके अवकरण विभव का मान होगा Ag होगा, Cu होगा, Fe होगा, Zn होगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, तो द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन होगा, तो लेड स्टोरेज बैटरी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में कह रहा है कि A, B और C तत्वों का मानक अपचयन विभव का मान क्रमशः प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस में 2.50 और माइनस में 0.50 वोल्ट है। तो उनकी अपचयन शक्ति का मान क्या होगा, तो इनकी अपचयन शक्ति का मान क्या होगा, तो आपको B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले नंबर 14 नंबर की ओर। चलिए, 14 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका है प्रश्न। 14 नंबर का आप लोग आंसर बताने का प्रयास करिएगा। ओके, देखिएगा 14 नंबर का क्या होगा सही जवाब। 14 नंबर में कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो ये समान किसके लिए होती है, तो शून्य होगी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है आपको समय इनवर्स होती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में करा अभिक्रिया A to B के लिए अभिक्रिया के वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो यह होता है आपको माइनस में dA/dt के द्वारा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 17 में करा निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है,
तो अभिक्रिया के दर को प्रभावित करता है ताप करता है, दाब करता है, सांद्रण करता है, सभी करता है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है इंजाइम है एक, बताइएगा इंजाइम है एक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, सभी है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। 19 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है, तो सोल करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 में कह रहा है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण होता है, तो दूध किसका उदाहरण होता है, तो दूध होता है पायस का उदाहरण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बताइएगा भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 21 का सही जवाब आपका ये हो जाएगा 20 से 40 क्या हो जाएगा, 20 से 40 के एन मोल प्रति हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है एक अच्छा क्या है, बताइएगा 22 नंबर बताइएगा। कह रहा है कि फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये क्या है, तो एक प्रकार का अवशोषक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, बताइएगा हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करने से चूना पत्थर का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो यह किया जाता है आपको अवकारक के रूप में। 24 में करा निम्नलिखित में कौन धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, धातु साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है तो क्रोमियम को। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर की ओर। 25 नंबर में कह रहा है कि गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, गैलेना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है, तो ये होता है आपको लेड का होता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी मतलब पीवी मतलब क्या होता है, लेड होता है। ओके, लेड मतलब पारा। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन फ्लावन विधि द्वारा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता में अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है, तो आपको NH4Cl बनाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन होता है, बताइएगा निम्न में किसमें पी पाई और डी पाई बंधन होता है, तो ये होता है आपको क्या किसमें होता है, तो SO3 माइनस में 2 में होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी SO3 माइनस में 2 होगा। 29 में कह रहा है वर्ग 16 के तत्व को कहा जाता है, वर्ग 16 के तत्व को क्या कहा जाएगा, तो उसे हमको क्या कहते हैं, तो चालकोजन कहेंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर की ओर। चलिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 30 नंबर में कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाले तत्व कौन होगा, बताइएगा प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा आप लोग बताइएगा जल्दी जल्दी, तो इसका नाम होगा आपको मैग्नीज होगा, Mn होगा, क्या होगा मैग्नीज होगा, Mn होगा। 31 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तब 4F स्तर ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो ये बढ़ता है किस में, तो एक्टिनाइड सीरीज में बढ़ता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में कह रहा है कि K3CrC2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है क्रोमियम का, तो आप लोगों को बताइएगा जल्दी जल्दी 32 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि C3CrC2O4 का होल 3 में Cr की समन्वय संख्या का मान क्या होगा, तो इसकी समन्वय संख्या का मान 3 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना 33, निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय कौन होगा, तो अनुचुंबकीय का जो मान होगा आपको NiCN4 माइनस में 2 होगा। ओके, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो यह व्यवहार करता है SO2। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 में करा निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है, आपका राइट आंसर बताइएगा, तो रंगीन कौन होता है, तो NO2 होता है, कौन होता है, NO2 होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइएगा, कह रहा है कि बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयन जो होता है रंगहीन होता है, कौन सा आयन रंगहीन होता है, तो Cu+ होता है, कॉपर प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37
37 नंबर में क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो संक्रमण तत्व कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एसन हो जाएगा। एसन यानी टीन आपको संक्रमण तत्व नहीं है। 38 में कह रहा है वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। वर्ग 18 के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो NH2 NP6 होता है। NH2 NP6 होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है, तो हीलियम है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, बताइएगा। हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है, तो ये होता है आपको एल का होता है, एल्युमिनियम का होता है। 41 में कह रहा है निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। निम्नलिखित में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन होगा, तो आपको F2 होगा। क्या होगा, F2 होगा, फ्लोराइड होगा। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में किसका अस्तित्व में नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व नहीं है, किसका अस्तित्व नहीं है, तो ये आपको देखिए NeF2 का नहीं है, ठीक है। नियोन फ्लोराइड का आपको नहीं है अस्तित्व, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का रहा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएगा, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता आपको NH3 नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 44 नंबर का रहा जटिल यौगिक CO NH3 का होल 5Cl और Cl2 के जलीय विलयन में आयनों की संख्या क्या होती है, तो इसकी आयनों की संख्या आपको 2 होगी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 45 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है, तो आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा, बताइएगा। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है आपको HCHO देता है, HCHO, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना का क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि एल्किल हैलाइड का जलीय KOH द्वारा एल्कोहल में परिणत होना क्या कहलाता है, तो परिणत होना आपको योक्सिल अभिक्रिया कहलाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच है 47 नंबर। कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या है, बताइएगा। सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा, तो इसका होगा 2-क्लोरोब्यूटेन होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बिनाइल हैलाइड है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो होगा बिनाइल हैलाइड है, तो बिनाइल हैलाइड का उदाहरण कौन होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। CH3 बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CBr डबल बॉन्ड CH2, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 नंबर की ओर। चलिए 49 नंबर भी आप लोगों के बीच आ गया प्रश्न। 49 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है, निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये करते हैं क्लोरोफॉर्म का, राइट आंसर ये हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि C2H5OH एवं CH3OCH3 ये क्या है, बताइएगा। तो यह एक प्रकार का क्रियाशील समावयवी है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में करा कि प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। प्राथमिक एल्कोहल को ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 52 में करा है कि डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या है, बताइएगा। डाई एथिल ईथर का IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम होता है इथायोक्सी इथेन होता है। क्या होता है, इथायोक्सी इथेन, राइट आंसर भी हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है, तो एसीटोन का नाम होता है प्रोपेन, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में देखिए क्या करा है, कह रहा है कि फॉर्म्युलाडिहाइड को NaOH विलयन के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो देखिएगा अगर फॉर्म्युलाडिहाइड को अगर NaOH के साथ गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपको मेथिल एल्कोहल होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर 55 नंबर की ओर। कह रहा है कि ये जो अभिक्रिया जो है CH3COCH3 प्लस में इसको अभिक्रिया कराएंगे HCN के साथ, तो हमें बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3CN और CH3। ये निम्नलिखित में किसका उदाहरण होगा, तो यह जो उदाहरण होगा आपको नाभिक स्नेही योग का उदाहरण होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की ओर। 56 नंबर में कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियाशील मूलक होता है क्या होता है? तो ये होता है आपको क्या होता है, देखिएगा ये होगा आपको CaCOOH होता है। क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? तो COOH होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में कह रहा है कि CH3CN के जल अपघटन से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होगा? तो जल अपघटन से प्राप्त होगा CH3COOH प्राप्त होगा। 58 में कह रहा है कि अनुसूत्र C3H9N के द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है आपको टर्शियरी एमीन को। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है एनिलीन की अभिक्रिया सूक्ष्म कह रहा है कि एनिलीन की अभिक्रिया जो है सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया अगर एनिलीन की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ कराने पर क्या बनती है बताइएगा। कह रहा है कि प्राइमरी एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एथेनॉलिक KOH के साथ अभिक्रिया कहलाती है। एक कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 61 में कह रहा है सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। तो सुक्रोज का जो जल अपघटन कहलाता है क्या कहलाता है? तो इन्वर्सन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वर्सन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 में कह रहा है एमिनो अम्ल में पाया जाने वाला क्रियाशील समूह होता है। एमिनो अम्ल में पाए जाने वाला क्रियाशील समूह क्या होता है? तो क्रियाशील समूह जो होता है आपको क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। तो एमिनो अम्ल में पाया जाएगा COOH पाया जाएगा समूह और आपको NH2 पाया जाएगा। दोनों पाया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 62 का राइट आंसर डी। 63 नंबर में कह रहा है रतौंधी किसकी कमी से होता है बताइएगा। रतौंधी जो होता है किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है जो आंखों की बीमारी है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा बी हो जाएगा। रतौंधी किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 नंबर की ओर। 64 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 64 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं बताइएगा। निम्नलिखित में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं कौन? विटामिन नहीं बनाए जाएंगे। राइट आंसर बी हो जाएगा। 65 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन बृहत अणु नहीं है? बृहत अणु कौन नहीं होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंसुलिन हो जाएगा। 66 में कह रहा है पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर कौन होगा बताइएगा। पहला औद्योगिक संश्लेषित रबर क्या होगा? तो मेथिल रबर होगा। क्या होगा? मेथिल रबर। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 67 नंबर में कह रहा है कि हम 67 नंबर में कह रहा है कि और लोन निम्नलिखित में से किसके बहुलक है बताइएगा। और लोन जो होता है निम्नलिखित में किसके बहुलक होते हैं? तो यह बहुलक होते हैं आपको एक्रिलोलाइन। ये होता है आपको किसको? ये होता है एक्रिलो नाइट्राइल का। एक्रिलो नाइट्राइल का। राइट आंसर भी हो जाएगा। 68 में कह रहा है आरएनए में मौजूद प्यारिन बेस क्या होता है बताइएगा। कह रहा है कि आरएनए में जो मौजूद होता है प्यारिन इसका बेस क्या होता है? तो इसका बेस होता है आपको यूरासिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल या यूरासिल। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर में कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है बताइएगा। न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। भस्म फॉस्फेट शर्करा हो जाएगा। 70 में कह रहा निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिका का आवश्यक घटक है? तो ये आवश्यक घटक होता है कार्बोहाइड्रेट किसके लिए? वनस्पति का। तो सेलुलोज होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा है NaCl के रवा में एक Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है बताइएगा। कह रहा है NaCl के रवा में एक Na प्लस कितने Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है? तो यह रहता है 6 आयनों से घिरा रहता है। 6 जो होता है 6 Cl माइनस आयनों से घिरा रहता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। एक दिया सलाई की ज्यामिति होती है। एक दिया सलाई की जो ज्यामिति होती है कैसी होती है? तो ऑर्थोरोम्बिक होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है बताइएगा। n गोलों वाले सीमित पैकिंग में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो रिक्तियों की संख्या आपको n होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आ जाती है। बताइएगा निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। रवा के घनत्व में कमी आती है आपको शॉर्टकी दोष में, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 में करा निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। आदर्श विलयन कौन बनाता है, तो आदर्श विलयन बनाता है आपको C6H6 एवं C6H5CH3, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 0.1 मोल H3PO4 विलयन की सामान्यता क्या है। सामान्यता नहीं, नॉर्मलिटी बताना है। 0.1 मोल या मोललता H3PO4 विलयन की सामान्यता क्या होगा, तो इसकी सामान्यता जो होगा 0.3 नॉर्मलता होगा। क्या होगा, नॉर्मलता नहीं एन होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग कितना नंबर, सीधे आप लोग लेते हैं 7 नंबर की ओर। चलिए थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेते हैं प्यारे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में देखिए क्या करा है। करा है किसी तनु गोल के अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है। बताइएगा किसी तनु गोल के अनुसंग गुणधर्म निर्भर करता है। ये अनुसंग गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है आपको गोली के अणुओं की संख्या पर, राइट आंसर सी हो जाएगा। कला 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में किसका प्रासरणीय दाब सबसे अधिक होता है, तो ये प्रासरणीय दाब किसका अधिक होता है, तो CaCl2 का होता है, राइट आंसर CaCl2, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है एक फैराडे की विद्युत धारा को किस अम्ल के तनु घोल से प्रवाहित करने पर STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस का आयतन मुक्त होता है, राइट आंसर बताइएगा। तो ये होगा आपको 11,200 ml पर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या होगा। बताइएगा कह रहा है तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघट्य घोल का मोलर चालकत्व क्या होगा, तो मोलर चालकत्व का भी मान बढ़ता, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर में कह रहा है एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में 0.663 वोल्ट है, इसका मानव अवकरण विभव क्या होगा। इसका मानक अवकरण विभव का मान होगा माइनस में 0.763 वोल्ट होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि NaCl बराबर होता है। ये जो NaCl होता है ये कितना लेमडा के बराबर होता है, बताइएगा। तो 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। n क्या हो जाएगा, लेमडा Na प्लस में लेमडा Cl माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल होगा। द्वितीयक सेल का उदाहरण बताइएगा कि द्वितीयक सेल कौन होगा, तो लेड स्टोरेज बैटरी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 14 में कह रहा है किस अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। बताइएगा कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है, किस पर करता है, तो ताप पर करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक इकाई होती है। बताइएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई होती है, ये समय इनवर्स होती है, राइट आंसर आपका ए हो जाए, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1/समय। अगर 16 नंबर में कह रहा अगर अभिकारा के आरंभिक सांद्रण को दुगना कर दिया जाता है, अगर अभिकारा के सांद्रण को हम लोग दुगना कर दिया जाता है, अगर ये दुगना कर देते हैं तो अभिक्रिया का अर्धआयु भी दुगना हो जाता है। अभिक्रिया की कोटि क्या इतना हो जाएगा, तो अभिक्रिया की कोटि का मान जो होगा 0 रहेगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 17 में कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में कौन सही होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए कौन सा सही होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। टी जो होगा टी जो होगा 1/2 अल्फा ए डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डिग्री या ए के पावर 0। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि अधिशोषण वह घटना जिसमें कोई पदार्थ होगा। बताइएगा अधिशोषण वह घटना है जिसमें से कोई पदार्थ क्या होगा, दूसरे पदार्थ की जगह पर जमा हो जाएगा, या दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा होगा, दूसरे की सरफेस पर क्या होगा, जमा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 19 नंबर की ओर। चलिए 19 नंबर भी आप लोगों के बीच ही प्रश्न है। 19 नंबर का आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 19 नंबर में कह रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या होगा। बताइएगा उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या होगा,
तो साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को घटा देता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 में करा है कि लायोफोबिक क्लोराइड का स्थापित का कारण होता है, बताइएगा। लायोफोबिक क्लोराइड का स्थापित का कारण होगा, ये स्थापित होना कारण क्या होगा, तो आपको कणों का अवशोषित आवेशित होना। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कणों का आवेशित होना होगा। ओके, अगले क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में 21 नंबर में कह रहा है कि गोल्ड संख्या जुड़ा होता है, गोल्ड संख्या जो है जुड़ा होता है तो लायोफोबिक क्लोराइड से। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सल्फाइड अयस्कों को पराया सांद्रित किया जाता है, बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्कों को प्रायः सांद्रित किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क को सांद्रित किया जाता है आपको फेन फ्लावन विधि से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे कितना नंबर, तो 23 नंबर में करा निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जो है जटिल निर्माण विधि द्वारा होता है, तो यह होता है आपको एजी का होता है, नहीं चांदी का होता है, सिल्वर का। 24 में करा है कि प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है, प्रक्षेप शोधन विधि का उपयोग किया जाता है तो अत्यंत ही विशुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर में 25 नंबर में करा लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह क्या होगा, बताइएगा। लोहे के निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे। 25 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे CaSiO3 कहेंगे। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 26 में करा नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय होता है। नाइट्रोजन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड जो है अनुचुंबकीय होता है, तो यह होता है आपको NO2 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 27 में करा है फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो -3 से +5 होती है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 28 में करा निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड जो होता है सबसे अम्लीय होता है, तो ये होता है आपको N2O5 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 29 नंबर में कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है, बताइएगा। फॉर्मिक अम्ल जो होता है, फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया कर बनाता है, ये क्या बनाता है, तो CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर कह रहा है सल्फर के अणु होते हैं, सल्फर के जो अणु होते हैं क्या होते हैं, तो अष्टाण्विक होते हैं। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि Cu यानी कॉपर का जो परमाणु भार होता है 29, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आर्गन का आर्गन 3d10 अब 4s1 होगा। आर्गन होता है 17 होता है, और 17 के बाद आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आर्गन 3d10 और 4s1। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 नंबर में कह रहा है कि लैंथेनाइट तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। लैंथेनाइट तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितने होंगे, तो इसके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान होगा N-2 F 0 to 14 और N-1 और D 0.1 से लेकर NS2 होगा। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्नलिखित में कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है एक्टिनाइड नहीं है, तो एक्टिनाइड कौन नहीं। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टर्बियम हो जाएगा। 34 में करा निम्नलिखित में कौन जो है प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय कौन होगा, तो आपको Sc3+ होगा। क्या होगा, स्कैंडियम 3+ होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 नंबर में 35 नंबर में कह रहा है Fe2+ या Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 36 में करा K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, बताइएगा। K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो 3 है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। करा है कि सभी लिगेंड हैं, सभी लिगेंड होते हैं, तो सभी लिगेंड जो होते हैं आपको लेविस भस्म होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जटिल आयन NiCN का होल 4-2 की संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, बताइएगा। जटिल आयन NiCN का होल 4-2 की संरचना कैसी होती है, तो इसकी संरचना आपको वर्ग समतलीय होती है या वर्ग तलीय होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर की ओर।
चलिए 39 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। 39 नंबर में कह रहा है विटामिन B12 में रहता है। विटामिन B12 में क्या रहता है, तो विटामिन B12 में लोहा रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 40 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका शून्य द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है, तो शून्य जो होता है द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है CCl फॉर्म होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जेम जाई हाइलाइट होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है जेम जाई हाइलाइट है, जेम जाई हाइलाइट कौन सा होगा, तो 41 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। CH3CHBr2 होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, बताइएगा। निम्नलिखित में जो है किससे क्लोरोफॉर्म बनता है, तो ये बनता है आपको प्रोपेन टू ऑल से बनता है। किससे बनता है, तो प्रोपेन टू ऑल से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है एल्किन हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है। एल्किन हाइलाइट का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है, राइट आंसर इसका बताइएगा। तो ये होता है आपको एल्केन बनाने में और एल्कोहल बनाने में, सभी में राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी में। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर। 44 में करा है निम्नलिखित में कौन जो है सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित करता है, तो सेकेंडरी एल्कोहल को निरूपित कौन करता है, तो ये करता है आपको CH, कौन करता है, तो CHOH करेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देख लीजिएगा सिंबल का। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, ए जो लगा हुआ बाउंड लगा हुआ, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि अनाज एल्कोहल निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम है, बताइएगा। अनाज एल्कोहल जो है निम्नलिखित में किसका सामान्य नाम होता है, तो ये सामान्य नाम होता है एथिल एल्कोहल का। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 नंबर में। 46 नंबर में करा है कि ग्रेनाड अभिकर्मक, क्या करा है, तो ग्रेनाड अभिकर्मक, ध्यान दीजिएगा ब्याहियों। चलिए आप लोगों को कितना नंबर है, तो आप लोगों को हाँ 46 नंबर पर ही आप लोगों को ध्यान देना। ओके, 46 नंबर में कह रहा है कि ग्रेनाड अभिकर्मक से विक्रिया का निम्नलिखित में कौन एल्केन बनाता है, बताइएगा। तो कह रहा है कि ग्रेनाड अभिकर्मक से विक्रिया का निम्नलिखित में कौन एल्केन बनाता है। 46 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। CH3CH2OH हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि अभिक्रिया RCOCl प्लस में H2O को मिलाएंगे, अगर हम PD या BSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो RCHO प्लस में HCl को हम लोग क्या कहेंगे, या ये अभिक्रिया बनेगा, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या नाम देंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे रोजमंड अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, तो रोजमुंड अभिक्रिया या रोजमंड अभिक्रिया। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 48 नंबर। 48 नंबर में कह रहा है कि हाइलाइट के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। हाइलाइट के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, तो एक अम्ल प्राप्त होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन कैनोजारी अभिक्रिया नहीं देता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो है कैनोजारी अभिक्रिया नहीं देता, तो एसिटल डिहाइड। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है कि यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है, बताइएगा। कह रहा है कि यूरोट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया कराने से अमोनिया कराने पर बनता है, तो 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराने पर। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में कौन सा सूत्र जो है ईस्टर को व्यक्त करता है, तो ईस्टर को व्यक्त करता है आपको RCRR करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जाता है, तो यह विभेद किया था आपको NaHCO3 के द्वारा। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल होगा, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन जो होगा सबसे सबल अम्ल होगा, तो आपको Cl3COOH होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जो होगा सबल अम्ल का अवकारक होगा, सबल अम्ल अभिकारक होगा या अवकारक होगा। निम्नलिखित में कौन सबल अवकारक होगा, तो सबल अवकारक कौन सा होगा, तो मेथनोइक अम्ल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 55 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहल में अवकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों को सीधे प्राइमरी एल्कोहलों में अवकृत किया जाता है, तो ये अवकृत किया जाता है आपको LiAlAH4 के साथ। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर की ओर। 56 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो सेकेंडरी एमीन है। निम्नलिखित में कौन है जो सेकेंडरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन का उदाहरण कौन होगा। 56 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, R4
N+X होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है मेथिल आइसोसाइनेट का अणु सूत्र होता है, बताइएगा। मैथिल कह रहा है मेथिल आइसोसाइनाइड के अणु सूत्र क्या होता है, तो इसका अणु सूत्र होता है CH3CnO होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है। राइट आंसर बताएगा क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके जलांशन से प्राइमरी एमीन बनता है, तो प्राइमरी एमीन किसके द्वारा बनता है, तो अब ये बनता है आपको एल्किल आइसोसाइनाइड से। एल्किल आइसोसाइनाइड से। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 नंबर की ओर। चलिए 59 नंबर भी आप लोगों के बीच आ चुका प्रश्न। कह रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का अपराशंकरण होता है, बताइएगा। कह रहा है एमीन में जो होता है नाइट्रोजन परमाणु का अपराशंकरण कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। 59 नंबर का 59 का देखिएगा। अपराशंकरण जो होता है आपको sp3 होता है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का sp3 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है। सुक्रोज के जलांशन से प्राप्त होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज या ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्राप्त होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि 61 नंबर में कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो होता है आपको एक विटामिन है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में 62 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सेल के आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है। आनुवांशिक चरित्र को दर्शाता है प्रोटीन। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि साबुन है। साबुन क्या है, तो साबुन एक प्रकार का जो होता है वसा अम्लों के लवण है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 64 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक कौन होगा, तो प्रोटीन होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर में कह रहा है कि बहुलक का उदाहरण है। बहुलक का उदाहरण कौन होगा, तो नायलॉन 66 होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 66 में कह रहा है कि संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है। संघनन बहुलीकरण का उत्पाद है, तो संघनन बहुलक का उत्पाद है एक प्रकार का क्या है, तो नायलॉन 66 का। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 67 में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीपायरेटिक के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है एंटीपायरेटिक के रूप में होता है, तो एंटीपायरेटिक के रूप में होता है पारासीटामोल का। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एंटीपायरेटिक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, तो पारासीटामोल का करते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 में कह रहा है कि टाइफाइड के इलाज के लिए किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, बताइएगा। टाइफाइड के इलाज के लिए निम्नलिखित में किस एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, तो टाइफाइड के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम लोग क्लोरेम क्या कहते हैं कि क्लोरेम फेनिकॉल का करते हैं। क्लोरेम फेनिकॉल का। 69 नंबर में कह रहा है कि भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह कौन सी थी, बताइएगा। भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वह कौन सी थी, वह थी आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड थी, यानी कह सकते हैं CH3NCO थी। CH3NCO। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि गैमेक्सिन क्या है, बताइएगा। गैमेक्सिन है। गैमेक्सिन एक प्रकार का क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। क्या है, तो बेंजीन है हेक्साक्लोराइड है, गैमेक्सिन है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन जो है रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है, तो रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण कौन होता है, तो आपको बर्फ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो परमाणु की संख्या आपको 4 होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एम बी के क्रिस्टल की संरचना होती है। एम बी के क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तो यह आपको फलक केंद्रित होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है, बताइएगा। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता का मान होता है तो 52% होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होगी, बताइएगा। निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में प्रसरण की क्रिया नहीं होती है, तो प्रसरण की क्रिया नहीं होती है तो आइसोटोनिक विलयन में। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 6 में कह रहा है किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाव के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं,
बताइएगा किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस कथन को क्या कहते हैं? तो इस कथन को हम लोग कहते हैं राउल्ट का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? राउल्ट का नियम या रावल का नियम। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर में देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 7 नंबर में कह रहा है कि एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है। एक विलय जिसका विलयन में संयोजन तथा वियोजन नहीं होता है उसे वांट हब गुना का मान होता है। उसके वांट हब गुना का मान क्या हो सकता है? तो इसके वांट हब गुना का मान 1.0 होगा। कहने का मतलब कि 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 8 नंबर में कह रहा है कि द्रवित एम बी के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? बताइएगा। कह रहा है कि द्रवित एम बी के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? तो सोडियम मुक्त होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में कौन समीकरण सही है? कौन समीकरण सही है? तो m बराबर होता है CZT होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया एनोड पर संभव नहीं है? कौन सी अभिक्रिया जो एनोड पर संभव नहीं होता? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा CR2O7 -2 प्लस में 14 H प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2 Cr3 प्लस में 7 H2। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर में। 11 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य के एक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य के एक विलयन का विशिष्ट चालकत्व सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? तो ये होता है आपको 0.002 नॉर्मलता का। क्वेश्चन नंबर 12 में करा अभिक्रिया 1 बोले अभिक्रिया 1 यानी A to A के लिए वेग का समीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? देखिए वेग का आपको निरूपण बताना है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है ये निरूपण होता है आपको A to B के लिए। ठीक है, यहाँ पर गलत लिख दिया, A to B लिखेंगे कि वेग का निरूपण हम लोग किसके द्वारा करेंगे? अभिक्रिया के वेग को किससे दर्शाएंगे? तो 12 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -A जो हो जाएगा आपको 1/2 dA/dt होगा। अगले क्वेश्चन नंबर 13 नंबर कह रहा है किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है ताप पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होता है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 14 नंबर की ओर। 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है ऑप्शन नंबर बी, यानी CH3COO C2H5NaOH को मिलाने से CH3COO प्लस में C2H5OH बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि जल में क्या है? तो जल में G1-F और स्टार बी के -F सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो 1 GbK/F अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए कोटि का जो मान होगा आपको 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है आपको पृष्ठीय घटना में होती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 17 नंबर की ओर। 17 नंबर में कह रहा है कि दूध है। बताइएगा दूध एक प्रकार का क्या है? आप लोगों को पता होगा कि दूध जो होता है जल में परिक्षेपित वसा होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 18 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य प्रेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? बताइएगा निम्नलिखित में कौन वैद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे कम प्रभावी होता है? तो ये होता है KBr होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 नंबर में। 19 नंबर में कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होता है संकीर्ण ऊर्जा को घटा देता है। राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 में करा है निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी सिल्वर को किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में देखिए क्या करा है कि देखिएगा, सॉरी क्या है 21 नंबर, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 21 नंबर में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिधमन भट्टी में लौह ऑक्साइड का अवकरण होता है। तो लौह ऑक्साइड का जो अवकरण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 में करा है वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया जो कहलाएगी वैद्युत शोधन कहलाएगी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। करा निम्नलिखित में किससे तांबा धातु का निष्कर्षण होता है। तांबा धातु का निष्कर्षण होता है FeUFeS2 के द्वारा, यानी CuFeS2 के द्वारा। 24 में करा निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन नहीं बंधन बनाता है आपको, HCl नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 करा उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मान क्या होता है, NH2NP6 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा है निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है, तो ये होता है आपको F2 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि R7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है। R7 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान आपको 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित युग्मों में संक्रमण तत्व कौन होगा, तो Cu तथा Fe होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है। निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है, तो प्रतिचुंबकीय जो होगा स्कैंडियम 3+ होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में कह रहा है कि वेनेडियम (12) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वेनेडियम (12) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपको 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 3d3। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 31 में कह रहा निम्नलिखित में कौन जो है लैंथेनाइड तत्व है। लैंथेनाइड तत्व कौन होगा, तो लैंथेनाइड तत्व आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आयन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 32 कह रहा है कि JlMn3 में Lm की ऑक्सीकरण अवस्था है। Lm की ऑक्सीकरण अवस्था का मान क्या होगा, तो आपको इसका +7 होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि देखिएगा MHBN3 में प्रसंकरण का मान क्या होगा, तो इसमें प्रसंकरण का मान sp3 हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे अगले क्वेश्चन कितना नंबर है आप लोग के बीच, 34 नंबर में। 34 नंबर में कह रहा है कि BQ डैश BN B1 और N3 में BQ की समन्वय संख्या का मान क्या होगा, तो BQ में समन्वय संख्या का मान 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है CONH3 का होल 5BrSO3 में ZBN Mg2 और इसके बाद आपको RN बटा में एक्वस आपस में किस प्रकार संबंधित होगा, यह किस प्रकार से संबंधित होता है, तो आयनन समावयव से संबंधित होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 में कह रहा है क्लोरोफॉर्म एक प्रकार का क्या है, तो प्राइमरी हैलाइड है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर की ओर। 37 नंबर में कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर क्या बनता है, बताइएगा। कह रहा है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर क्या बनता है, तो ये कराने पर आप लोगों को क्या बनेगा, तो ब्यूटेन बनेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन एलिल हैलाइड है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो एलिल हैलाइड है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 नंबर। 39 में अभिक्रिया करा B2G5NG और स्टार GW को कराने से हमें B2G5W स्टार G2N के लिए हैलोजन अम्ल की अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम क्या होगा? तो इसका घटता हुआ क्रम का मान होगा HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जब एथिल क्लोराइड को आपको किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? तो FBm के साथ गर्म करते हैं तो मुख्य प्रतिफल क्या होगा? तो मुख्य प्रतिफल का जो मान मिलेगा एथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है सबसे अधिक होता है? तो ये होता है आपको CH3Cl का होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 42 में कह रहा है ईथर में केंद्रीय ऑक्सीकरण ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है। बताइएगा ईथर में केंद्रीय ऑक्सीजन परमाणु का प्रसंकरण होता है तो sp3 होता है। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड Bg2LF एक्वस के साथ का अभिक्रिया करके बनाता है। अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो ये बनाता है आपको C2H5OH बनाता है। क्या बनाएगा? C2H5OH। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर में। 44 नंबर में कह रहा है कि Bg2 के साथ बॉन्ड लगा हुआ CH3CH और Ng ये जो आपको H2 है ये इसका नाम क्या होने वाला है? तो इसका जो नाम होगा 2 प्रोपेनॉल होगा। राइट आंसर B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा है प्राइमरी एल्कोहल को ऑक्सीजन के पश्चात पहला यौगिक प्राप्त होता है। तो पहला यौगिक जो प्राप्त होगा उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। राइट आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 नंबर में। 46 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसे ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहेंगे? तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl को। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि परिशोधित स्पिरिट में होता है। परिशोधित स्पिरिट में क्या होता है? तब 95.5% एथिल एल्कोहल होता है। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिएगा 48 कह रहा है कि हाइलाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र। हाइलाइड एवं कीटोन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2nO होता है। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। 49 में कह रहा है निम्नलिखित में किसके साथ कैनोजारो अभिक्रिया होती है? बताइएगा निम्नलिखित में किसके साथ कैनोजारो अभिक्रिया होती है? तो कैनोजारो अभिक्रिया होती है आपको HCHO के साथ। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि BG3BGN का H2O का नाम क्या होगा? यहाँ पर स्टार आपको @ जो है इसके जगह पर आपको नाम बताना कि नाम क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर आपका A हो जाएगा। एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा ई कॉमन कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो क्रियाशील मूलक होता है क्या होता है? तो COOH होता है। क्या होता है? बॉन्ड COOH। राइट आंसर आपका D हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं 52 नंबर की ओर। 52 नंबर में देखिए क्या कर रहा है। चलिए 52 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील समता प्रदर्शित करता है? तो ये करता है किसके साथ? तो ये करता है ईस्टर के साथ। राइट आंसर D हो जाएगा। 53 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? प्राइमरी एमीन को कौन निरूपित करता है? तो RNH2 को। राइट आंसर आपका A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में कह रहा है कि मिथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय JNG के साथ गर्म करने पर बनता है। तो JNG को गर्म करने पर क्या बनता है? तो CH3NC बनेगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि ट्राई मेथिल एमीन है। एक ट्राई मेथिल एमीन एक क्या है? तो एक प्रकार का आपको टर्शियरी एमीन है। राइट आंसर आपका C हो जाएगा। 56 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका एल्किलीकरण संभव है? निम्नलिखित में किसका एल्किलीकरण संभव है? तो टर्शियरी एमीन का। 57 नंबर में कह रहा आणविक सूत्र B3 और GOOM के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव होंगे? तो कितने प्राइमरी एमीन संभव होंगे? तो आपको पता होना चाहिए। 57 का राइट आंसर आपका D हो जाएगा। 4 एमीन संभव होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58 कह रहा है कि एसीटोनाइट्राइल है। ये क्या है? तो एक प्रकार का आपको इथेन नाइट्राइल है। क्या है? इथेन नाइट्राइल। राइट आंसर आपका B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मोनोसैकराइड है? मोनोसैकराइड का उदाहरण कौन होगा? तो गैलेक्टोस होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि
न्यूक्लिक अम्लों के न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? न्यूक्लिक अम्लों में निम्नलिखित में कौन सा क्रम होता है? तो फॉस्फेट भस्म और शर्करा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 62 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक अल्फा अमीनो अम्ल है? अल्फा अमीनो अम्ल कौन सा होगा? तो आपको लाइसिन होगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। 63 में कह रहा है कि आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? बताइएगा। आधे घंटे में निम्नलिखित में किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है आपको डाइस्ट्रेस को। किसको? तो डाइस्ट्रेस को। राइट आंसर डी हो जाएगा। 64 में कह रहा है कि प्राकृतिक रबर कौन है? बताइएगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक रबर कौन होगा? तो आइसोप्रीन आपको प्राकृतिक रबर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 नंबर में। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि कैप्रोलैक्टम निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? बताइएगा। कैप्रोलैक्टम जो है निम्नलिखित में किसका मोनोमर है? तो ये आपको नाइलॉन 6 का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 66 में कह रहा है निम्नलिखित में डायक्रोन किसका उदाहरण है? बताइएगा। निम्नलिखित में डायक्रोन जो है ये किसका उदाहरण होगा? तो ये पॉलिस्टर का है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 67 नंबर में कह रहा है कि क्लोरामीन टी जो है एक प्रकार का क्या है? तो ये प्रकार के एंटीसेप्टिक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर। कह रहा है पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? बताइएगा। पेनिसिलिन का जो है सबसे पहले आविष्कार किसने किया था? तो आपको एम फ्लेमिंग ने किया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। 69 में कह रहा है फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है? तो ये होता है किसके रूप में? तो ये होगा आपको डिसइंफिस्टेंट के साथ। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डिसइंफिस्टेंट के साथ। 70 में कह रहा है कि मार्फिन है एक। तो मार्फिन एक प्रकार का क्या है? तो एनाल्जेसिक है। क्या है मार्फिन? तो मार्फिन एक प्रकार का एनाल्जेसिक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एक नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है? तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपको प्लास्टिक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है तो 2 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? किस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है? तो यह आती है आपको शॉर्टकी दोष में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, इसको मोलरता कर दिएगा। मोलरता को व्यक्त किया जाता है तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है आपको मोल प्रति लीटर में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोलरता को किस में व्यक्त करते हैं? मोल प्रति लीटर में। 6 नंबर में कह रहा है यदि विलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को कहा जाएगा या घोल को कहा जाता है? तो घोल को कहा जाएगा आपको 0.1 मोलर कहा जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है तो यह करता है विलेय के कणों की संख्या पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 में कह रहा है किसी बिलियन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? बताइएगा। किसी बिलियन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो यह व्यक्त किया जाता है आपको पाई बटा सी बराबर आर टी होता है। पाई बराबर क्या? पाई बटा सी बराबर आर टी से सूचित किया जाता है। 9 नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है तो मुक्त करते आपको 1 फैराडे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है? कौन सा सही समीकरण है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एम बराबर में होता है जेड इंटू सी इंटू टी होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर। चलिए 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है आप लोगों के बीच है। कह रहा है किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? बताइएगा।
किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? तो परिवर्तन होता है, मोलर चालकता बढ़ती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है? निम्नलिखित में प्राथमिक सेल कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लेड संचायक बैटरी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है तापमान, करता है दाब, करता है सांद्रण, सभी करता है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। 14 में करा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। 50 मिनट पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 24 मिनट लगेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी वेग बराबर होता है k इंटू ए स्क्वायर बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा? इस अभिक्रिया की कोटि का मान 3 होगा। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर जोड़ देंगे 3 पावर। 17 में कह रहा है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? तब 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि जो पदार्थ क्या कह रहा है? 17 नंबर में आप लोग देखिएगा भाई, 17 नंबर आप 17 नंबर आपको हो गया, 18 नंबर में ना। चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? बताइएगा, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 में करा निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो ये करता है स्टार्च करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर में करा निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक कौन होगा? तो साबुन होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि काला माइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बताइएगा, कह रहा है कि काला माइन जो होता है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो यह होता है आपको एल्युमिनियम का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? बताइएगा, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा या मॉन्ड विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो यह किया जाता है निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में कह रहा है 23 नंबर में कह रहा है कि थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? बताइएगा, थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन सा अवकारक होता है? तो अवकारक का कार्य आपका एल्युमिनियम करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एल। 24 नंबर में करा लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? राइट आंसर बताइएगा, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको प्राप्त FeSiO3 प्राप्त होता है। 25 में करा है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होता है? तो हीलियम होता है। कौन होता है? हीलियम होता है। इसको सुधार लेंगे, जिसका संकेत में क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। ठीक है, हीलियम 2 होता है, इस बात को याद रखेंगे, परमाणु संख्या 2। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन नहीं बनाता है? तो HCl नहीं बनाता है। 27 नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होते हैं अपरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषी कम्ल है? तो द्विभाषी कम्ल कौन होंगे? तो द्विभाषी कम्ल आपको NH3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। बताइएगा, संक्रमण तत्वों का स्थान जो होता है आवर्त सारणी के अंतर्गत है, तो डी ब्लॉक में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डी ब्लॉक में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कॉपर और क्या है? तो आपको आयरन है, कॉपर और आयरन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि क्रोमियम जिसका परमाणु जो संख्या होता है, परमाणु संख्या देखिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपको इसमें से कोई भी नहीं दिया है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है? बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो ये क्रमबद्ध रूप से भरता है लैंथेनाइड सीरीज में। 33 में कह रहा है FeCN6 के पावर -3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बताना, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? 33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, +3 होगा। 34 नंबर में कह रहा है CuNH3 का होल 4 के +2 का प्रसरण क्या होगा? तो इसका जो प्रसरण होगा आपको sp3 होगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मैग्नीशियम रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर? 36 नंबर। निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलक नहीं होती? निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है? तो 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, MnCl4 के पावर -2। 37 में कराए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर क्या बनता है? तो सूक्ष्म ईथर में कराने पर आपको ब्यूटेन बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कराए निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है? तो क्लोरोफॉर्म का राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में करा निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र कौन होता है? तो क्लोरल का अणुसूत्र होता है CCl3 CH2OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में। 40 में कह रहा है कि जब CH3OH CH3Mgx से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है? राइट आंसर बताइएगा। कौन सा यौगिक बनता है? इथेन बनता है। 41 में कह रहा है सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन सा है? बताइएगा। कह रहा है सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन सा है? तो वह आपको CnH2n+1 है, ठीक है। CnH2n+1 O है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है? बताइएगा। एथेनॉल का जो समावयवी होता है इसमें से कौन है? तो एथेनॉल का समावयवी आपको डाई मेथिल ईथर है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है कौन होता है? तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं, अगले नंबर 44 नंबर की ओर। चलिए 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। रेक्टिफाइड जो होता है स्पिरिट में क्या रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है? तो 56% एल्कोहल रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? बताइएगा। कह रहा आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है आपको एसिटल्डिहाइड होता है, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? बताइएगा। कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉस्फेट या फार्मेट के मिश्रण में गर्म करने पर क्या बनता है? तो इन दोनों को जब गर्म करेंगे तो हमें एथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा? इथेनॉल, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है कि C6H5MgBr का निम्न में किसके साथ क्रियाशील का सही क्रम है? बताइएगा। ये जो अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ सही क्रम में मिला हुआ है? तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 जो आपको सही मिला हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है? बताइएगा। निम्नलिखित में कौन से यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है तो आपको
पिक्रिक अम्ल में नहीं रहता। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका कार्यशील समावि है, बताइएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावि है, तो ये समावि होगा आपको एल्डिहाइड का। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस अभिकर्मा के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किस अभिकर्मा के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, तो आपको टाइलेन का अभिकर्मा के साथ। राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 में कह रहा है जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है, तो क्या बनेगा, तो आपको CO बनता है। क्या बनता है, CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको NH2 होता है। 54 में कह रहा है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो ये बनेगा हमको C2H5OH बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है, बताइएगा। एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा, तो ये बनेगा आपको मेथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल एमीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है, किसमें जो होगा एल्काइलेशन संभव होगा, तो एल्काइलेशन संभव होगा आपको सिर्फ प्राइमरी एमीन में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है निम्न में कौन जो है सर्वाधिक मीठा शर्करा है, मीठा शर्करा जो होगा आपको फ्रक्टोज होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्न में कौन जो है स्टीराइड से संबंधित है, स्टीराइड से संबंधित कौन होगा, तो विटामिन डी होगा। स्टीराइड से कौन संबंधित होगा, विटामिन डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्न में कौन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं विटामिन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होते हैं, क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपको ग्योनिन होते हैं, एडिनिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं। ग्वेनिन और एडिनिन और साइटोसिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है। पीवीसी का जो एकलक होता है ये निम्नलिखित में से कौन होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं, बताइएगा। रबड़ को जो सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो इसकी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसकी क्रिया को हमको गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है, कौन सा जो क्रिया है जो योगशील बहुलक का उदाहरण है, तो नाइलॉन 6 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 64 नंबर की ओर। चलिए 64 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा ब्यूना यस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, बताइएगा। ब्यूना यस जो होता है निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है, तो ये होता है आपको ब्यूटाडाइन एवं अस्टीरीन का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 में करा है निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन होगा, तो आपको इसमें से सभी हो जाएगा। सैक्रिन होगा, एस्पार्टेम होगा और आपको सोडियम साइक्लोमेट होगा, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी लगाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है कि बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो बेलियम का जो उपयोग होता है ये आपको होता है उपसामक के रूप में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 67 में करा रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, तो एस्पिरिन जो होता है एक प्रकार का क्या है, तो आपको एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर की ओर। 68 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, निम्नलिखित में किसका उपयोग जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो फिनॉल का होता है। 69 में कह रहा है निम्नलिखित में किस में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित रहता है,
तो सी डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, तो ये जो CO जो होता है आपको कीटोन का समूह होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है टर्सरी एल्कोहल है। तो टर्सरी अल्कोहल का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CH3 सी सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 OH होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ग्रेफाइट जो होता है आपको सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 2 होती है। अगले नंबर में कह रहा है कि विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है। विलयन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण होता है, तो ये होता है आपको क्वथनांक का उन्नयन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है जो सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, तो ये कौन सा करेगा, तो यह करेगा आपको K2SO4 करेगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर की ओर। चलिए 5 नंबर में कह रहा है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन के कैथोड पर मुक्त होता है। ये क्या मुक्त होगा, तो ये होता है आपको सोडियम मुक्त होता है। 6 नंबर में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस 0.076 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा, तो इसका मानक अवकरण विभव होगा माइनस में 0.76 वोल्ट होगा। ओके, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की क्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी C12H11 को अगर H2O के साथ मिलाएंगे, अगर हाइड्रोजनीकरण करेंगे तो सी छो बनेगा, H2 बनेगा, O6 बनेगा, और C12H12O6। यह जो अभिक्रिया होगी, ये अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ये अभिक्रिया को हम लोग बताइएगा क्या करने वाले हैं। तो इस अभिक्रिया का नाम होगा छद्म प्रथम कोटि की। राइट आंसर आपका बी, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर में कह रहा है किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर होता है K×A²B। इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा, तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर 2 और यहाँ पर 1 है, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अगला नंबर कह रहा है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का जो प्रभाव कहलाता है, क्या कहलाता है, तब वैद्युत कण संचलन कहलाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर की ओर। 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद है या होता है, क्या कहलाता है, बताइएगा। कह रहा है कि वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है, क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे आयस्क कहेंगे। 11 में कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है। साइनाइड विधि द्वारा धातु प्राप्त होगा, वो सिल्वर होगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, तो HCl नहीं बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, तब +2 होगा। 14 में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में सबसे सबल अम्ल कौन होगा। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे सबल अम्ल का मान क्या होगा, तो आपको यह चाहिए होगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। किन गैसों का जो मिश्रण होता है प्रयुक्त होता है, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन प्लस में नाइट्रोजन होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत होंगे। बताइएगा संक्रमण तत्वों का जो स्थान है आवर्त सारणी के अंतर्गत है, आवर्त सारणी के किसमें रहेंगे, तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है। 17 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है। कौन सा सदस्य जो है आपको संक्रमण श्रेणी का सदस्य नहीं, तो मैग्नीशियम नहीं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में कह रहा है कि लैंथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है। लैंथेनाइट संकुचन जो है किस तथ्य के लिए उत्तरदायी होता है, तो यह होता है आपको ZR यानी जिरकोनियम तथा
एच एफ यानी आप कह सकते हैं जेड आर तथा एच एफ की त्रिज्या लगभग समान है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है। कौन सा प्रतिचुंबकीय होता है? तो Zn2+ होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि जटिल आयन CuNH3 प्लस में 2 की संरचना वर्ग तलीय है, तो उस जटिल आयन में Cu+2 का प्रसंकरण का मान क्या होगा? तो प्रसंकरण का मान होगा आपको DsP2 होगा। 21 में कह रहा है पीटी कह रहा है C2H4Cl3 माइनस में पीटी की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? पीटी का ऑक्सीडेशन नंबर का मान बताना, तब प्लस में 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है इसमें से, चलिए आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 नंबर का कह रहा है कि सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका जो IUPAC नाम होगा आपको 2-क्लोरोब्यूटेन होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। 23 में कह रहा है निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑक्सीकरण विधि से, ल्यूकास प्रतिकारक विधि से और विक्टर मेयर विधि से। सभी से राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में किसका उपयोग करेंगे? तो क्लोरोफॉर्म का करेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? बताइएगा। कह रहा है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो एसीटोन प्राप्त होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है एल्कोहल में कौन रहता है? एल्कोहल में कौन रहता है? तो OH क्रियाशील मूलक का रहता है। 27 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है? एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, कौन कर सकता है? तो फेलिंग विलियन कर सकता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन होता है? तो NH होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 29 में करा तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? बताइएगा। तनु एवं अल्प क्षारीय KMnO4 के घोल को क्या कहा जाता है? तो इसके घोल को हम लोग कहते हैं वेयर अभिकर्मक कहेंगे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। चलिए 30 नंबर का आंसर आप लोगों के बीच है, बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? बताइएगा। फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो ये बनेगा आपको बेंजीन बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 में कह रहा है कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर की ओर। 32 नंबर में कह रहा है कि एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है। तो निम्नलिखित में से वह कौन सा यौगिक होगा? जब फदफदाहट होगा तो कौन सा यौगिक होगा? तो एसिटिक अम्ल होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में करा ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? ईस्टर को निम्नलिखित में से किस सूत्र से व्यक्त किया जाता है? तो RCOOR से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। RCOOR। राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा ईस्टर का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर। कह रहा है कि नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है। नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है तो बनता है प्राइमरी एमीन। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 35 में कह रहा है DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित है। DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होंगे तो एक होंगे आपको ग्यूनिन, एडिनिन और साइटोसिन होंगे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 का रहा है निम्नलिखित में कौन जो है साधारणतः मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? कौन जो है मानव द्वारा नहीं बनाए जाते हैं? तो विटामिन को नहीं बनाए जाते। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंद होता है, एमाइड बंधन होता है, बताइएगा निम्नलिखित में किस बहुलक में जो है एमाइड बंधन होता है या एमाइड बॉन्ड होता है, तो ये होता है आपको नायलॉन 6 में। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि ओलोन एक बहुलक है, ओलोन एक जो बहुलक होता है आपको किसके होते हैं, तो एक्रिलोनाइट्राइल का होता है, एक्रिलोनाइट्राइल का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 39 में करा निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन है, कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो होता है आपको सैक्रिन होता है, आपको एस्पार्टेम होता है, सोडियम को कलाइसाइक्लेम सोडियम साइक्लोमेट होता है, ये सभी होगा, राइट आंसर आपका डी होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 40 में करा निम्नलिखित में कौन सी दवा जो बुखार कम करता है, बताइएगा बुखार को कम करने वाली दवा को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 41 में करा निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल का उदाहरण कौन होगा, तो लेड स्टोरेज बैटरी, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर में कह रहा है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है, तो अधिशोषण की जो प्रक्रिया होती है आपको पृष्ठीय घटना में, राइट आंसर बी हो जाएगा। 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है, बताइएगा निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन होता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, तो Cl3CCOOH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में करा निम्नलिखित में कौन है जो टर्सरी एमीन को दर्शा रहा है, तो टर्सरी एमीन को कौन दर्शाएगा, राइट आंसर बताइएगा, तो टर्सरी एमीन को दर्शा रहा है, राइट आंसर सी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3N सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 नंबर में कह रहा है कि आरएनए में पाए जाने वाला फ्यूरिन भस्म है, आरएनए में जो पाए जाने वाला जो फ्यूरिन होता है ये कौन से भस्म होंगे, 45 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूरेसिल होता है, क्या होता है, यूरेसिल या यूरासिल होता है। 46 में कह रहा है कि टेफ्लॉन या पॉलस्टाइरीन तथा नियोप्रीन सभी हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो होंगे कहने का मतलब हुआ कि टेफ्लॉन हो गया या पॉलस्टाइरीन हो गया या नियोप्रीन हो गया, ये सभी जो होगा आपको सहबौलक के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 47 में करा दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है, दर्द निवारण की दवाइयाँ कहलाती है तो उसे हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, दर्द निवारण की दवाइयाँ को क्या कहेंगे, तो एनाल्जेसिक, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में करा है कि निम्न में किसमें फ्रेंकेल दोष होता है, तो फ्रेंकेल दोष किसमें होता है, तो ये होता है आपको सिल्वर ब्रोमाइड में होता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर की ओर, चलिए 49 नंबर आप लोगों के बीच है, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है, बताइएगा वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक उच्च होता है, तो ये उच्च क्वथनांक होता है 0.1 मोल BaCl2 का, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत अपघटन करने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल का मान क्या होगा, तो प्राप्त प्रतिफल का जो मान होगा O2 और H2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 नंबर कह रहा है कि जल में H2 प्लस में Cl2 को मिला देंगे, दोनों गैसीय अवस्था में गैस में, तो मिलाने पर हमें 2HCl बनेगा, इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि का मान बताना, 51 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 0 कोटि होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है, तो अधिशोषण की जो मात्रा है ये निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है गैस के ताप पर, गैस के दाब पर और गैस के प्रकृति पर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर में कह रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, बताइएगा कह रहा है कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रहता है, तो ये रहता है कार्बन, राइट आंसर सी हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि निम्न में कौन ऑक्साइड उभयधर्मी है, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है, तो ये होता है आपको ZnO होता है, क्या होता है, Zn होता है जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल कौन होगा, सबसे प्रबल लिविस अम्ल का जो उदाहरण होगा आपको Bi3 होगा, Bi3, राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। 56 में कह रहा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, हीलियम का मुख्य स्रोत बताइएगा, तो हीलियम का मुख्य स्रोत होगा आपको मोनाजाइट, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
57 में कह रहा है निम्नलिखित में उपधातु कौन है। निम्नलिखित में उपधातु कौन होगा, तो उपधातु आपको Sb होगा। क्या होगा, Sb होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 58, कह रहा है SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा। SO2 अणु में S परमाणु का प्रसंकरण का मान क्या होगा, तो प्रसंकरण का मान sp2 होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है कि H3PO3 है, ये क्या है, H3PO3 है, ये क्या है, तो एक प्रकार का आपको द्विभाषिक अम्ल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 60 नंबर में कह रहा है कि मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र होता है, तो ये होता आपको क्या होता है, तो Hg2 और +2 होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 61 में कह रहा है Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 और +3 दोनों होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर की ओर। 62 नंबर में कह रहा है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण का मान क्या होता है, बताइएगा। K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण का मान क्या होता है, तो D2sp3 होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 63 में कह रहा है एथिल क्लोराइड में, एथिल क्या है, एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है, तो एथिल साइनाइड प्राप्त होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एथिल साइनाइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, बताइएगा। एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड बनता है Br2 से। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, बताइएगा। सोडियम एथॉक्साइड तथा ब्रोमो एथेन अभिक्रिया करके देते हैं, ये क्या करके देते हैं, तो ये देते हैं आपको डाई एथिल ईथर के करके। ओके। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर में कह रहा है कि C4H10O कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं। C4H10O कितने समयावी ईथर प्रदर्शित करते हैं, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 3 समयावी को प्रदर्शित करते हैं। 67 में कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, बताइएगा। करा निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, तो तुरंत आक्रमण होता है आपको फिनॉल में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 करा निम्नलिखित में किसका उपयोग फॉर्मलिन के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है फॉर्मलिन के रूप में होता है, तो HCO के द्वारा होता है, HCHO में होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69 नंबर। ओके, चलिए 69 नंबर आप लोग देखिएगा। 69 में कह रहा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारकों को अवकृत करता है, बताइएगा। वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टॉलेंस अभिकारक को अवकृत करता है, तो वो करने वाले आपको कौन है, तो आपको CH3CH2COOH, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 में कह रहा है कि क्लोरल का सूत्र क्या होता है, तो क्लोरल का जो सूत्र होता है आपको CCl3 और CHO होता है, CCl3 और CHO होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर करिए, अपने भाई बहन के पास सभी जगह पहुंचाइए, और स्टेटस वगैरह में आप लोग लिंक जरूर लगाइए, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह ग्रुप वगैरह में शेयर करते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग को बेस्ट कंटेंट चाहिए तो आप लोग पहले नंबर इसको सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आप लोग नोट कर लेंगे 906571, और इसके बाद आपका 9439। इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाना। एग्जाम फ्री का आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो आपको पहले नंबर इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जोड़ देंगे, एग्जाम फ्री के व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले यहाँ मिलते रहे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।